शमीम हनफी साहब का ये पहला शेरी मजमूआ है और रेख्ता की ये पहली किताब। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि रेख्ता ने ये किताबें शाया करने का जो सिलसिला शुरू किया है वो शमीम हनफी के शेरी मजमूए से उसकी इब्तिदा हो रही है। अहमद मुश्ताक का शेरी मजमूआ भी रेख्ता छापने जा रहा है और इसके अलावा और मंसूबे हैं कि हमें हिंदी में कुछ किताबें छापनी हैं। इस जलसे का आगाज़ मैं शमीम साहब के शेर से करना चाहूँगा। हरफ़े यकीन धुआं धुआं तीर दिए गुमा बहुत, हरफ़े यकीन धुआं धुआं तीर दिए गुमा बहुत, डूब चुका गुबार रंग रात थी बेकरां बहुत, प्यास वो कैसी प्यास थी जिसकी सदा पे चल पड़ा, रेत जिधर दिखाई दी रात हुई जहाँ बहुत। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। अशोक वाजपेयी जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर शमीम हनफी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर वहाजुद्दीन नदवी सदर शोबा उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया कि वो भी डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। रेख्ता ने मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमायाँ अंजाम देने के साथ साथ किताबें शाया करने का भी सिलसिला शुरू किया है, जिसकी इब्तिदा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शमीम हनफी के शेरी मजमूए से की जा रही है। ये हमारी खुशबख्ती है कि शेरी मजमूआ शमीम हनफी का शेरी मजमूआ रेख्ता से शाया हो रहा है और हम में से अक्सर लोग शायद इससे वाकिफ़ हों कि शमीम साहब ने किसी ज़माने में शायरी भी की है, फिर उन्होंने उर्दू तनकीद को अपना होना पिछोना बना दिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा बानी रेख्ता जनाब संजीव सराफ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। रेख्ता बुक्स की इस इफ्तिताही तकरीब में आप तमाम उर्दू दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद। रेख्ता फाउंडेशन ने उर्दू शायरी और अदब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के मिशन के तहत रेख्ता बुक्स के उन्वान से पब्लिशिंग की दुनिया में कदम रखे हैं। इसके ज़रिए हम शेर व अदब की ऑनलाइन पेशकश के साथ साथ किताब से भी अपना रिश्ता उस्तवार करना चाहते हैं। रेख्ता बुक्स का मकसद उर्दू शायरी के मुनफरद और कामयाब तहरीरों और नुमाइंदा नए शायरों के कलाम को मुअद्दर मतन और पुरकशिश अंदाज के साथ फराहम करना है। जैसा कि आप तमाम हज़रात अच्छे से वाकिफ़ हैं कि शमीम साहब उर्दू तनकीद का निहायत ही मुअत्तर और अहम नाम है, लेकिन आखिरी पहर की दस्तक रेख्ता की भी पहली किताब आखिरी पहर की दस्तक की रस्म रुनमाई शमीम साहब की तनकीद जिस मेयार की और जिस पाए की वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में हिंदुस्तान के जो तनकीद लिखी गई है उसका जो रोशन तरीन हर्फ मेयार है वो उसमें शमीम साहब शामिल है। लेकिन यहाँ जब शायरी का मामला आता है तो पिछले 50 वर्षों ही 40-50 वर्षों से मुस्तकिल शमीम साहब बहुत अहम रसालों में शाया होते रहे। इधर कुछ दिनों से उनकी शायरी के सामने आने की रफ्तार बहुत कम हो गई थी, लेकिन सब लोग जानते थे कि वो बुनियादी तौर पर शायर है। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से बचा के रखा और अपने शायरी के तारुफ को या हवाले को आलूदा होने से महफूज रखने की कोशिश की। अब ये किताब हमारे सामने है। मैंने जब से ये किताब शाया हुई है और जब से ये बात कही गई कि उसे इसके बारे में कुछ इज़हार ख्याल भी करना है, तो मैं बड़ा खौफज़दा घूम रहा था पिछले 10-15 दिन से।
میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کسی بھی شاعری کے بارے میں نثر میں گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے. کسی دنیا کی کسی نثر میں یہ ہمت اور یہ جرت نہیں ہونی چاہیے, یہ بے شرمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شاعری کے بارے میں گفتگو کرے. شاعری صرف شاعری میں گفتگو ہو سکتی. تو یہ ایک عجیب و غریب جی. اب ہوتا یہ ہے کہ شاعری میں ہم لوگ جب کوئی کتاب سامنے آتی ہے تو دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں. ایک تو نقاد کا رد عمل ہوتا ہے جو اپنے تمام تر اوزاروں کے ساتھ علم کے اور دانش کے وہ شاعری پر اپنا کام کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی جو صرف شعر سے اپنے آپ کو شعر کے سپرد کرتا ہے, اس کے حوالے کرتا ہے. تو میں نے عام آدمی کی طرح, عام انسان کی طرح شمیم صاحب کی شعر کتاب, تو میں نے وہ سب تو نہ میرے بس میں ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لفظ کس طرح سے بڑھتے گئے ہیں اور استعارہ کس طرح سے بنایا گیا ہے اور زبان کی معنویتیں کیا ہیں اور لغت سے اور زبان کی معنویتوں کا کیا تعلق ہے, یہ ساری باتیں میں نے صرف یہ کیا کہ شمیم صاحب کی شاعری کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا, جو کرنا چاہیے. کہ ہم اکثر ہی کرتے ہیں کہ شاعری کو وہ کام سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نہیں کرنا ہے, اور جب شاعری کو ہم اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں تو وہ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے. جو کام شاعری کو کرنا چاہیے کہ وہ پہلے تو آپ کے سارے لباس اتروا دیتی ہے. آپ کا عقیدہ, آپ کا مذہب, آپ کی اقتدار, آپ کی حکومت, آپ کی دولت, آپ کی شہرت, سارے کپڑے اتروا کے وہ آپ کو بالکل آپ کے اصل شکل میں, آپ کے اصل وجود کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی ہے. مجھے بےحد خوشی اس بات کی ہے کہ 35 سالوں کے بعد آج موقع آیا ہے کہ ہم اپنی شاعری کے حوالے سے گفتگو کریں. ایک مشکل یہ ہے کہ ناقد کوئی کا شاعر ہونا بڑا مشکل ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انگریزی کے ہمارے دوست ہیں, انگریزی کے پروفیسر ہیں, ان کی کتاب اس میں جرح ہوا انگریزی کی شاعری کا, تو کسی نے کہا کہ بہت اچھا ہے, آپ تو جانتے ہیں چنانچہ آپ کے لیے شاعری لکھنا بہت آسان ہو. میں نے کہا انتہائی مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہی پڑھاتے آئے ہیں, وہی جانتے ہیں, تمام علوم سے واقف ہیں, تو آپ کیسے شاعری جب بھی شعر لکھیں گے, نظم کہیں گے, تو آپ کو نظر آئیں گے کہ اس میں کہاں کہاں پرابلمس ہیں, کہاں کہاں خامیاں ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایک اسٹیج کے آنے کے بعد اتنا تو کلام ہو گیا تھا کہ ایک مجموعہ چھپ جائے, لیکن مجھے ڈر یہ لگا کہ یہ لائق نہیں ہے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ میں نے چھاپا اس کو, بلکہ شعر لکھنا بھی چھوڑ دیا اس کے بعد, اس لیے کہ مجھے لگا کہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ نقد شعر کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے بس کی باتیں نہیں, ہم وہاں نہیں پہنچ پائے. ایک اقتباس چھوٹا سا سناتا ہوں جو شمیم صاحب نے لکھا ہے. میں نے برسوں تک, یہ اس میں ہے کتاب کے اختتامیہ میں ہے, میں نے برسوں تک وقتاً فوقتاً شعر کہتے رہنے کے بعد ایک روز اس مشغلے سے اکثر ہاتھ پہنچ گیا. پھر کہتے ہیں مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاعری کے جادو کا تصور صرف سراب ہے. شاعری کی قدریں ہمیں کبھی کبھی موت کے تجربے کی ناموسیت کے خیال سے رہائی اور نجات کا راستہ دکھانے کے لیے, بس اس سے زیادہ کچھ مت. پھر اگلی بار دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیکن میرے لیے شاعری ویلیس اسٹیونز کے لفظوں میں انسان کے باطن سے ٹوٹنے والا تشدد ہے جو بیرون دنیا کے تشدد سے کچھ ہے. دیکھیے بہت بڑا فلسفیانہ معاملہ ہے جو ایک دو جملے میں شمس میں معاملہ ہے. بہت چھوٹا سا اختتامیہ ہے, آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے گی, آپ نے پڑھیں گے تو لگے گا, لیکن بڑے دروازے کھلتے ہیں سالوں اور بات ہوتے ہیں. آخر کیوں بند کر دیا ہے؟ ایک خاص مقام پہ پہنچ کے باقی تمام شاعری حقیقت چھاپ رہی تھی اور اس کو قبولیت حاصل ہو رہی تھی. مجھے صرف 2 دن ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے ملے. یعنی پرسوں شام مجھے کتاب ملی, انیس صاحب نے اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ, تقریباً سب کچھ کہہ دیا. بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ اپنے اختتامیہ میں شمیم صاحب نے فرمایا بقول ویلیس اسٹیونز, انسان کے باطن, شاعری انسان کے باطن سے ٹوٹنے والا تشدد ہے.
जो बैरून दुनिया के तशद्दुद से उसे बचाए रखता है। मुझे शमीम साहब के उस तहफ़्फ़ुज़ की उस आहनी दीवार का, उस पूरे खौद का नमूना और झलक नज़र आई जिसमें रहकर शमीम साहब ने अपनी तख्लीकी शख्सियत को बचाए रखा। ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि तकरीबन 35 साल से मैं भी शमीम साहब के दस्तरखान का ज़र्लाची हूँ, उनके साथ रहा हूँ, और इस शायरी में जो शेरी हयातें हैं या शेरी ज़बान में जो बातें कही हैं शमीम साहब ने, वो बरतते भी वही थे और गुफ्तगू में भी वही कहते थे। एक कोटेशन जो बार बार पढ़ा गया यहाँ शमीम साहब ने दिया है, और कि लफ्ज़ों में इंसान के बातिन से फूटने वाला तशद्दुद जो बैरूनी दुनिया के तशद्दुद से उसे बचाए रखता है, और शमीम साहब ने किया भी यही है। मैं एक शेर उनका पढ़ता हूँ। तो ये होता है हम घर से निकलना छोड़ देते हैं, तो ये होता है हम घर से निकलना छोड़ देते हैं, कभी अपनी गली के लोग जब अच्छे नहीं। यानी प्रैक्टिकल भी है, ये नहीं है कि खाली कह दिया, और ये करते हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि शमीम हनफी साहब ने मेरी तरह ही आलोचना करते हैं, और जिनकी कीर्ति आलोचना की दुनिया में बहुत बड़ी है, उसी तरह से मैंने उनको भी जाना था। उन्होंने तो ये तय कर लिया बहुत शुरू में कि शायद शेर कहना या शायरी करना उनके लिए मुनासिब नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं। हम जैसे अभागे लोग ये फैसला नहीं कर पाए और जिंदगी भर शायरी कर रहे हैं, 75 के होने आए और फिर भी शायरी कर रहे हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी बेशर्मी भी है, यानी हो गया बहुत, चलो आओ खुसरो लौट चले, इस नगरी में रात हुई। और बहरहाल मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसी बहुत सारे सरोकार शमीम हनफी के हैं जो मेरे सरोकारों से मिलते जुलते, और ये मैं उनकी तनकीद तो पढ़ता रहा हूँ जिसका मुझे अंदाज है। मसलन अपने समय का अंधेरा पहचानने की हिम्मत, और अपने अंधेरे और अपने समय के अंधेरे को एक करके देखने की हिम्मत, ये उनमें है कि वो एक तरफ, ऐसा लोगों ने कहा कि उनकी शायरी का अंदाज बहुत फलसफियाना है, उससे कभी कभी ऐसी गूंज सी होती है कि शायद वो कठिन शायरी होगी क्योंकि उसका अंदाज फलसफियाना है। लेकिन मुझे एक आयरिश कवि का एक उक्ति याद आई, उससे बार बार ये कहा जा रहा था कि कविता बड़ी मुश्किल है, कुछ तो इसको सरल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कविता तो आपकी अंदरूनी जिंदगी का आईना पेश करती है, और अगर मैं इसको सरल कर दूंगा तो ये आपकी आंतरिक जिंदगी का अपमान होगा। क्योंकि क्या आप ये मानते हैं कि आपकी आंतरिक जिंदगी बहुत सिंप्लीफाई की जा सकती है? हमारे वक्त में ये बात बढ़ती जाती है और मीडिया ने दुर्भाग्य से बहुत फैला दी है कि साहब वो तो आदमी, मतलब हम लोग दूर हो गए हैं लोगों से, और अब इस लोगों की दिलचस्पी यही जश्न रेख्ता में जितनी भीड़ आई, उतनी भीड़ किसी भारतीय भाषा के आयोजन में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नहीं आई। और मुझे इसलिए पता है कि पिछले 23 बरस से
वो मेरा दूसरा घर है, मैं लगभग वहाँ फर्नीचर की तरह पाया जाता हूँ। यानी ऐसा कोई वक्त ही नहीं है जब आप जाएं और मुझे ना पाएं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाक धो से तोड़ते ससुरा फिर यहाँ बैठे। लेकिन उसी इंडिया में इसलिए ये बात बहुत बार बार फैलाई जाती है, इससे मुझे बहुत और दूसरी बात मुझे ये लगी कि हम लोग जो कविता भी लिखते हैं और आलोचना भी लिखते हैं, वो एक दोहरे संकट में रहते हैं। वो संकट ये है कि आलोचना में जब आप कुछ कहते हैं किसी के बारे में, या कोई नई अवधारणा या कोई नया सिद्धांत बघाड़ने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो आप पर भी लागू कर दिया जाता है। क्या आपकी कविता पर ये कैसे लागू होता है या नहीं होता है? दूसरी बात ये कि मैंने जिंदगी भर जटिल और कठिन कविता की वकालत की, क्योंकि हमारा समय बहुत कठिन और जटिल है और इसको आसान नहीं बनाया जा सकता। इसको आसान बनाना इस समय की सच्चाई से इनकार करना है, ये हमारा काम नहीं है। जो आसान बनाते हैं वो राजनीति में और धर्म में जाने कहाँ हैं, तो जाइए उनके पास, हमारे पास आइएगा तो हम तो सच्चाई का एक कठिन जटिल नक्शा ही आपको देंगे। आपको ठीक लगे तो ठीक लगे, वरना भाड़ में जाइए। हम तो अपने भाड़ में हैं ही। कम से कम ये कहने की हिम्मत तो कर सकते हैं, साहब आपको पसंद नहीं करना सही। बहुत बड़ी शायरी दुनिया की अपने वक्त में लोकप्रिय नहीं थी। हिंदी में ही हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनको पढ़ना और पढ़ाना, उसमें कुछ मुदर्रिस तो बैठे ही होंगे, उनको ये पता है कि कितना कठिन है। लेकिन कठिन है तो है क्योंकि हमारा वक्त, हम दूध में पानी मिलाने वाले नहीं हो सकते। हालांकि ये शक हम हमेशा करते रहेंगे कि हमारे पास दूध है कि नहीं, कि वो उसमें पानी कुछ है कि नहीं। हमारे समय का सच्चा कवि वही है जो सच तो कहने की हिम्मत करे लेकिन अपने सच पर शक भी करे। हो सकता है ये सच न भी हो, आखिर अल्लाह ताला ने कोई हमको हमारे ऊपर कोई ऐसा नूर बरसाया हुआ है, ऐसी मेहरबानी की हुई है कि हमारे मत्थे सच आता है, हमारे हिस्से सच आता है, ये मानना व्यर्थ की बात है। तीसरी बात ये कि आखिर भारतीय भाषाओं के बीच में जो कुछ पिछले 50-60 वर्षों में हुआ है, शमीम साहब इसको बेहतर जानते हैं, तमाम भाषाओं में एक दूसरे को जानना बेहतर हुआ है। जितना हम पहले नहीं जानते थे जितना अब जानते हैं। और उसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी आवाजें हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको सच कहने की उम्मीद दिलाती है, सच कहा जा सकता है, इस समय भी सच कहा जा सकता है, और जो इसलिए अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उनमें हमारे दोस्त शमीम हनफी भी है। हम जानते हैं वो एक जिम्मेदार, कई बार सोचता हूँ कि जब बातचीत में तो वो इतना हंसते बोलते हैं, लेकिन खुदा जाने लिखने में इतना हंसते बोलते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं तो ये मेरी ये एक फितरत है। किसी ने पूछा कि आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं और हंसते क्यों रहते हैं, तो मैंने कहा कि हर दिन मैं इतनी बेवकूफ़ियाँ करता हूँ कि मुझे उनको याद करके हंसी आती है। फिर मैंने उसमें जोड़ा कि मुझे कभी कभी दूसरों की बेवकूफ़ियाँ भी नजर आती हैं, तो उन पर भी हंसता हूँ। क्या ये भला आदमी है, क्या बेवकूफ़ी में फंसा। लेकिन मुझे लगता है कि शमीम हनफी साहब एक अच्छे अर्थ में, एक सार्थक ढंग से गंभीर और जिम्मेदार लेखक हैं। उनका पहला कविता संग्रह इतने दिनों बाद आया,
हमारे तो पहला कविता संग्रह आए अब 50 बरस होने जाते हैं, 50 बरस पहले आया था। तो हमारे कई मित्र हैं जिसे मैं कहता हूँ भाई पहले हमने बहुत खराब कविताएं लिखी, वो ये मानते हैं कि नहीं लिखी नहीं है, अब भी लिख रहे हो। लेकिन बहरहाल रेख्ता ने बहुत अच्छा किया जो मना लिया शमीम हनफी साहब को और श्रीमती हनफी को कि उनकी ये बहुत, और मैं ये चाहूँगा अगर रेख्ता करे तो करे, वरना इसको हिंदी में दिया ना चाहिए, क्योंकि शमीम साहब हिंदी में बहुत जाने माने और बहुत आदरणीय नाम है, और उनका पहला कविता संग्रह निकले और जल्दी ही हिंदी में ना आए, ये हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी। अगर आप करते हो तो करिए, वरना हम करवा लेंगे। जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं जो दिखाई देते हैं, जीती जाती हैं आंखों से, लेकिन उनको यकीन नहीं आता। तो ये शाम भी मेरे लिए नाकाबिल यकीन, मेरी शायरी का मजमूआ उस पर इस तरह की बातें, और ये कि ज़ाहिर है उसका सामने आ जाना ही एक अजीब गरीब वाक़या है। संजीव सराज साहब कुछ लोग जो बहुत अजीज होते हैं, कभी कभी बड़ा जुल्म भी करते हैं। मैंने उनको बहुत बात रखने की कोशिश की, बात रखने की, वो नहीं माने, और जाहिर है कि मेरे पास तराशी किया मिसालों के, वो उनके एक कारकुन आए, वो ले गए और सारी कंपोज कराई, वो तकरीबन 300 सफ़े में कंपोज हुई। मैंने देखा, मैंने कहा इसमें बकवास बहुत है, बकवास तो सभी कुछ है, लेकिन 70-80 सफ़े मैंने निकाल लिए, तो वो 42 किताब की शक्ल में सामने है। कुछ लोगों की बात मान लेने के बाद खुशी होती है, तो मुझे संजीव साहब भी जितने अजीज हैं, अब यही कहूँगा कि इस किताब के छपने से ज़्यादा मुझे उनकी मर्जी के मुताबिक उनका हुक्म मान लेने की मसाकत है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, रेख्ता के तमाम कहना चाहिए कि जो मुतल्लिक़ीन हैं और उन सब का, कि एक ऐसी किताब जो बहुत निजी हैसियत रखती थी वो सामने है। मैंने नज़र लिखी दुनिया को समझने के लिए, शेर कहे और ड्रामे लिखे अपने आप को समझने। मैं बहुत एजाज़ की बात है कि इस महफिल में मुझे बुलाया गया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ संजीव सराज साहब को। पहले ही इतनी खिदमत वो कर चुके हैं और आगे भी बड़ा हौसला उनका है, और अब ये जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है किताबों के छापने का, उसमें बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, इसलिए कि आपने शमीम हनफी और मोहम्मद मुश्ताक से इब्तिदा की, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मजमूआ गज़ल के हैं, गज़लों का मजमूआ है, और किसी ने पता नहीं क्यों कहा था ये कि पता तेरे शौक नहीं तरफ़े तंग ना है गज़ल। भाई गज़ल तो ऐसी चीज़ है कि जो रूदगी से लेकर के ज़फ़र इक़बाल तक हर एक आदमी को अकोमोडेट कर ले। तो ये कैसे कहा गया कि ये बड़ी तंगना है, और इसमें जो है वो हाफिज़, सादी, रूमी, उर्फ़ी, नज़ीरी, बल्कि, मीर, गालिब, यगाना हर तरह का दर्जा मिलता है अपने ज़माने में भी, और अपने ज़माने में ख़ास तौर से गालिबन शमीम हनफी साहब के बहुत ही महबूब शायर होंगे, ज़फ़र इक़बाल साहब का भी दर्जा मिलता है। तो एक तो गज़ल में इतना कुछ कहा जा चुका है, इतने तर्ज और उसलूब है, तो उसमें अपना उसलूब निकालना ये एक मुहिम है, और मैं समझता हूँ कि शमीम हनफी साहब ने अपनी आवाज़ उसमें शामिल रखी, उनकी आवाज़ को हम पहचान सकें। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल बकौल अरब एहसास ख़ास नहीं होती है, वो तभी होती है, और अगली महफिल में इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तमाम दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।